मेरा नाम है निशांत कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जेई के लिए या फिर 12 के एग्जाम के लिए। यहाँ से वर्बल के क्वेश्चन पूछ जाता है नीट, जेई या फिर 12 का एग्जाम हो, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ, एट रेस्ट। मतलब कि कोई चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका स्टडी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में लिखने का प्रयास करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विथ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट होगा उसके बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे तो मेरा क्या हो गया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। तो चार्ज कहाँ होता है, कैसे होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एटम का स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखने का प्रयास करें तो क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप की तरह होता है। स्फेरिकल शेप मतलब जिसमें कि आउटर मोस्ट पॉइंट में क्या करता है, सर्कुलर सेक्शन में वो क्या करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर लगाता है और गलत बोल दिया। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आउटर मोस्ट पोर्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करता है, एट सेंटर में तब क्या हो गया, न्यूक्लियस बोल सकते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एटम पे क्या करता है, वो एट रेस्ट पे रहता है, ये मूव नहीं करता है। कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एट सेंटर पे रेस्ट पे रहता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। सेंटर में क्या हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन मतलब कि जो यहाँ पे रेस्ट है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसका चक्कर लगाता है, गोल गोल घूमता है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बात करें न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन क्या होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, आउटर मोस्ट पोर्शन में होता है। और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस पे होता है, जो कि सेंटर है, सेंटर ऑफ द स्फीयर बोल सकते हैं। स्फीयर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है स्फीयर। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अगर देखने का प्रयास करें तो क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है, जिसमें कि न्यूक्लियस पे क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और आउटर मोस्ट पोर्शन को जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैटर के एटम के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी मैटर जो बना है वो क्या से बना है, एटम से मिलके बना है। कोई भी हमारा शरीर भी क्या से बना है, कार्बन से मिलके बना है। हमारा हड्डी क्या से बना है, कैल्शियम से मिलके बना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर, मतलब कि छोटा से छोटा पोर्शन कोई भी मैटर का क्या होता है, एटम होता है। और एटम का स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करें तो एटम का स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंटर पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और आउटर मोस्ट में जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या हो गया, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। जो एटम होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एटम मैटर होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ओनली इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से बस दूसरी जगह पे मूव करेगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा तो कौन नेगेटिव चार्ज हुआ, कौन पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कोई लोग कॉम का यूज कर रहा है। मान लेते कोई लड़की जो है, लड़की कॉम का यूज कर रही है। तो कॉम का यूज करने में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन, ये एटम जो होता है किसका, बाल का एटम जो होता है, जो बाल हुआ, बाल का एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन किसके पास ट्रांसफर हो जाता है, कॉम के पास ट्रांसफर हो जाता है। और जो मैटर यहाँ पे होता है, मैटर में जो मैटर बाल का होता है उसमें क्या हो जाता है, इस बाल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो कॉम होता है उसके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये बोल सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसके पास बाल के पास क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और कॉम के पास क्या आ जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू कॉम। तो बाल से क्या होगा, कॉम में
क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन जिसका हम लोग बात किए यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन ये है, यही इलेक्ट्रॉन बाल से ट्रांसफर होके कॉम के पास जाएगा। अगर कॉम के पास जाएगा तो कॉम क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज कौन सा बन जाएगा, कॉम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और बाल क्या हो जाएगा, बाल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि इसके पास क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया तो इसके पास ज्यादा क्या मात्रा में बच गया, ज्यादा मात्रा में इसके पास क्या बच गया, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा होगा इसके पास। कोई भी न्यूट्रल एटम दिखेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है, तब वो मेरा एटम, जो वो मैटर क्या हो गया, मैटर या फिर एटम बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो मैटर वो स्टेबल कंडीशन में है, मतलब कि वो न्यूट्रल कंडीशन में है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब कोई भी मैटर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उस मैटर पे क्या होगा, चार्जेस में चेंजेस आएगा। चार्जेस में चेंजेस आएगा मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ये मेरा क्या हो गया, बाल मेरा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कॉम मेरा क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर हुआ, फ्रॉम हेयर टू कॉम ट्रांसफर हुआ। तो नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे और पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, इफ एनी मैटर हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कोई भी मैटर के पास अमाउंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो नेगेटिव चार्ज है। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है मेरे पास, एनपी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये मेरा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया क्या से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इफ एनी मैटर हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कोई भी मैटर के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाता है, मतलब प्रोटॉन का संख्या बढ़ जाता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात की, जो न्यूट्रल एटम होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जनसंख्या बराबर होता है, दोनों का नंबर बराबर होता है। लेकिन हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल चीज, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम में ट्रांसफर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कॉम या फिर कोई दूसरे मैटर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वो मेरा क्या हो गया, वो चीज को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। और जहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे, जो यूनिट ऑफ चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। उसका डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ द चार्ज के बराबर क्या होता है, आई टाइम्स ऑफ द टी के बराबर होता है। आई मेरा क्या हो गया, करंट हो गया, टी मेरा टाइम हो गया, तो आई टाइम्स ऑफ द टी, ये मेरा क्या कहलाएगा, डायमेंशन ऑफ द चार्ज कहलाएगा। तो स्मॉलेस्ट चार्ज के अगर बारे में बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट चार्ज मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, जिसका चार्ज के बराबर कितना कूलम होता है, वो नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होगा, जिसका वैल्यू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, जो प्रोटॉन के पास चार्ज होता है वो कितने के बराबर होगा, पॉजिटिव ई के बराबर होगा, जिसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है। अब इतना तो कुछ तो समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, मतलब कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस एक चार्ज और दो चार्ज को जोड़ेंगे तो जो संख्या कहलाएगा वही संख्या होगा। जैसे कि हम लोग एक कूलम को जोड़ेंगे हम लोग और दो कूलम को जोड़ेंगे तो ये दोनों का जोड़ एडिशन कितने के बराबर होगा, 3 कूलम के बराबर होगा। इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, ये चीज मेरा क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि केवल जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा और ट्रेंगल्स लॉ को अप्लाई करता होगा, तो उस चीज को हम लोग वेक्टर बोलेंगे। स्केलर में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता चार्ज के पास, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो चार्ज है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे नेचर में जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है, उसका नंबर फिक्स होता है, जो कितने के बराबर होता है, नंबर ऑफ द पार्टिकल टाइम्स ऑफ द
ई का चार्ज कितने के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कोई भी चार्ज यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो कितने के बराबर होता है नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द चार्ज, जो भी प्रोटॉन है चाहे इलेक्ट्रॉन है, n टाइम्स ऑफ द ई के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे अगर चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो ये मेरा पॉजिटिव का अगर चार्ज मेरा इलेक्ट्रॉन है या फिर नेगेटिव बोल देंगे हम, तो ये मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा जो चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, एन क्या हो गया नंबर हो गया, एन यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया नंबर ऑफ द पार्टिकल, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और न्यूट्रॉन है तो मेरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये चीज को हम लोग ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रयास करेंगे जो ई होता है, ई के वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होगा और एन जो होगा वो नंबर ऑफ ये मेरा क्या कहलाएगा एक इंटीजर होगा, मतलब 0.1215 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ होना चाहिए। ये जो एन है वो क्या होना चाहिए इंटीजर या फिर होल नंबर ही बोल सकते हैं, होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। एन मेरा क्या हो सकता है नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं हम लोग, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे जो नेचर ऑफ फोर्स जो होता है, एक चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब मेरा चार्ज मतलब कि मेरा हेड सर का बाल मतलब नेगेटिवली पूरा चार्ज होता है तो मेरा क्या होगा बाल का पोर्शन जो होगा, जो बाहर का पार्टिकल जो होगा एक दूसरे से क्या होगा दूर जाएगा। तो हम इस चीज को बोल सकते हैं कि जो एक तरह के जो चार्जेस होता है वो एक दूसरे के दूर जाते हैं और जो अलग अलग चार्जेस होते हैं नेचर में, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो दोनों क्या करेगा आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं नेचर ऑफ फोर्स ड्यू टू द चार्ज, ये क्या होता है ये लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा लाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा, मान लेते हैं चार्ज ये पॉजिटिव हो गया, एक और चार्ज पॉजिटिव हो गया, तो ये दोनों का दोनों क्या आ जाएगा एक दूसरे के दूर जाएगा। इसका फोर्स क्या होगा रिपल्सिव फोर्स होगा, एक दूसरे के क्या करेगा रिपेल करना, मतलब कि एक दूसरे के दूर जाना। तो क्या होगा एक तरह के जो चार्जेस होगा वो एक दूसरे के दूर जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के दूर जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के दूर जाएगा, मतलब कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेकेंड थिंग है मेरे पास क्या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हो गया और मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये दोनों क्या करेगा एक दूसरे के नजदीक आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो मेरा इतना तक तो मेरा क्या हो गया प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस हो गया। नेक्स्ट चीज ये जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना लगता है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, तो कूलम्स लॉ देखने का प्रयास करेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल के बीच में। मान लेते कोई चार्ज यहाँ पे Q1 चार्ज है, चार्ज Q2 चार्ज है, अब जो भी नेचर होगा उसका पता नहीं, अब तो समझ में आ गया हमको जो ये जो चार्ज का पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा एक दूसरे के दूर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा एक दूसरे के ये भी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के दूर जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा एक दूसरे के नजदीक आएगा। इतना तक तो बात समझ में आ गया। अब कूलम्स आया यहाँ पे जो बोला कि ये जो फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कूलम्स लॉ को समझेंगे। अगर फोर्स को निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को कूलम्स लॉ समझना पड़ेगा। कूलम्स एक साइंटिस्ट थे जो इसको एक्सप्लेन किए थे। यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, मान लेते हैं Q चार्ज है, Q1 चार्ज है और मान लेते हैं Q2 चार्ज है, इसका कोई भी नेचर हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग Q1 चार्ज ले लेते हैं हम लोग और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं Q2 चार्ज लेते हैं और चार्ज का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उस चीज को हम लोग मान लेते हैं R के बराबर है। तो ये जो चार्ज Q1 चार्ज है, ये चार्ज मेरा क्या है Q2 चार्ज है, और दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग लेने का प्रयास करेंगे, वो डिस्टेंस मान लेते हैं वो R के बराबर है मान लेते हैं। तो कूलम्स फर्स्टली बोला कि जो फोर्स होता है फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स कितने के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मान लो फोर्स है F क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 टाइम्स ऑफ द Q2 के बराबर होता है, Q1 टाइम्स ऑफ द Q2 के बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द देयर चार्जेस। जो फोर्स होता है चार्ज की वजह से वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 टाइम्स ऑफ द Q2 होता है, और
फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर के बराबर होता है। आर स्क्वायर क्या हो गया? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब दोनों का इक्वेट करते हैं हम लोग, ये दोनों क्वांटिटी को इक्वेट करते हैं, तो मेरा क्या आने वाला, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसका वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/4 पाई टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द Q1 टाइम्स ऑफ द Q2 डिवाइड बाई द आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये कूलम्स के द्वारा प्रपोज किया गया एक इक्वेशन है, जिससे कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चार्ज बिटवीन टू फोर्सेस निकाल सकते हैं। ये जो 1/4 पाई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलेंगे, जिसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/4 पाई टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, इस क्वांटिटी का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 9 इंटू लगभग 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर होता है। इसका यूनिट के बारे में बात करें तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कितना ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है यहाँ पे 1/4 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है जो, उसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर पर कूलम स्क्वायर भी बोल सकते हैं इस चीज को हम लोग। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये फोर्स कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन जो कूलम्स लॉ से आता है, तो कूलम्स लॉ से एक क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन kept at the distance, electron and proton, if their distance is 1 मीटर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द फोर्स एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का जो नेचर होगा उसको भी फाइंड आउट करना है हम लोग को। मान लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है मेरा मान लेते हैं इस पॉइंट पे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। कितने के बराबर होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पुट कर देते हैं क्या को, ये मेरे यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास प्रोटॉन हो गया। तो प्रोटॉन के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होगा। तो ये चार्ज मेरा पॉजिटिव होगा, ये चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का प्रयास करेंगे। और डिस्टेंस यहाँ पे r दिया हुआ मेरे पास क्या, 1 मीटर। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये डिस्टेंस इज 1 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ। तो फोर्स के बराबर क्या है बराबर, तो फोर्स बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1/4 पाई टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय द R स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, और डिस्टेंस 1 मीटर है। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का प्रयास करें, तो सबको हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव लेंगे, और न्यूट्रॉन का भी चार्ज हम लोग लेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव लेंगे, और प्रोटॉन का भी चार्ज हम लोग क्या लेंगे, उसका भी चार्ज हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। ये चीज मेरा क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये चीज मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का प्रयास करेंगे, उसका वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू हो गया। यहाँ पे ये जो है Q1 Q2, इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और नीचे में क्या है मेरे पास, R जो है मेरे पास डिस्टेंस है, इसका वैल्यू क्या के बराबर, स्क्वायर के बराबर होगा।
तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा क्या निकल जाएगा, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और देयर डिस्टेंस भी मेरा दिया हुआ 1 मीटर, मतलब कि 1 मीटर पर जब उसका डिस्टेंस होगा तब उसका फोर्स मेरे पास कितना आएगा, इतना न्यूटन फोर्स आने वाला है। तो हम लोग कोई भी पार्टिकल का फोर्स इस इक्वेशन से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फाइंड द distance of the charges, distance of two charges if first charge is of 5 into 10 to the power minus 4 coulomb and second charge is 1 into 10 to the power 5 coulomb. If distance between if the force between them is, if force between them is 1/5 न्यूटन, तो यहां पे क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, मतलब कि टू चार्ज का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे पहला चार्ज दिया हुआ, इफ फर्स्ट चार्ज इज ऑफ द 5 into 10 to the power 4 कूलम, और सेकेंड चार्ज मेरे पास कितना दिया हुआ, 1 into 10 to the power -5 कूलम। तो मेरे पास दो चार्जेस दिया हुआ, फर्स्ट चार्जेस ये, सेकेंड चार्जेस ये है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना, फाइंड द फोर्स बिटवीन दैट। यहाँ पे फोर्स भी मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे 1/4 न्यूटन के बराबर है। तो हमको क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू चार्जेस, मतलब कि दोनों का डिस्टेंस कितने के बराबर होगा। तो डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r के बराबर है। फर्स्ट चार्ज यहाँ पे हो गया, सेकेंड चार्ज मेरे पास यहाँ पे हो गया, इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ 5 into 10 to the power -4 के बराबर दिया हुआ है। सेकेंड का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 into 10 to the power -4 कूलम के बराबर दिया हुआ। मतलब पहला चार्ज मेरे पास दिया हुआ, दूसरा चार्ज यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ, दोनों का दोनों चार्ज मेरे पास मिल गया। यहाँ पे फोर्स भी मेरा दिया हुआ है, फोर्स बराबर क्या है मेरे पास, 1/5 न्यूटन के बराबर है। तो आर का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे वही न्यूटन्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 times of the epsilon naught times of the q1 times of the q2 times of the r square। तो सबका वैल्यू पुट करते जाते हैं हम लोग। फोर्स का वैल्यू मेरे पास कितना है यहाँ पे, 1/5 न्यूटन, जो कि साइनेट में है, और ए मेरे पास कितना हो जाएगा, 9 into 10 to the power -9 के बराबर, +9 के बराबर हो जाएगा। कौन सा वैल्यू, 1/4 times of the epsilon naught का वैल्यू, ये कितने के बराबर होगा, 9 into 10 to the power 9 के बराबर हो जाएगा। Q1 Q2 का प्रोडक्ट मिलने का प्रयास करेंगे, 5 into 10 to the power माइनस मेरे पास -4 है, और यहाँ पे सेकेंड चार्ज है 1 into 10 to the power -5, यहाँ पे -5 हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा गलत लिख दिए, -5 है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग -5 पुट कर देते हैं। तो मेरा Q1 चार्ज इतना हो गया, Q2 चार्ज यहाँ पे हो गया, तो Q1 चार्ज का वैल्यू पुट कर दिया हम लोग, यहाँ Q2 चार्ज का वैल्यू पुट कर देते हैं, और R का डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, इसका वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या पुट करते हैं, हम लोग R² के बराबर पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, ये 10 to the power +9 है, और यहाँ पे 10 to the power -4 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, -5 है। तो बेस सबका सेम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, पावर सबका ऐड करेंगे। तो -9 +9 -4 -5, इसका एडिशन कितने के बराबर होगा, 10 to the power 0 के बराबर होता है। 10 to the power 0 मतलब क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचने वाला है, लेफ्ट साइड में r को ले जाते हैं हम लोग, तो r² बच जाएगा। 5 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो 5 एक पहले से था, एक और 5 आ गया। यहाँ पे 9 तो पहले से ही है, और 9 तो पहले से ही यहाँ पे मेरे पास, और 10 का पावर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू बोल सकते हैं, इसका वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है। तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस हम लोग इतना पुट कर देते हैं। और R² कहाँ चलते हैं यहाँ पे, अब दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट कर देते हैं।
तो आर का अंडर रूट इसका हम लोग करेंगे तो स्क्वायर में, तो स्क्वायर बाहर में क्या बनेगा, केवल आर ही बचेगा। इसका अगर आउटपुट निकालेंगे तो क्या होगा, 5 5 का जोड़ा बन जाएगा, 3 इंटू 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो 3 में से एक 3 निकाल सकते हैं, 5 इंटू 5 के 1 निकाल सकते हैं, 5 इंटू 3 मेरे पास क्या बचा 15 मीटर। मतलब कि दोनों पार्टिकल का फोर्स अगर 1/5 न्यूटन है तो आर का वैल्यू यहाँ पे कितने के बराबर होगा, 15 मीटर के बराबर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जो फोर्स अप्लाई होता है वो कैसे अप्लाई होता है उसको समझने की क्लास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर होता क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं, ये पार्टिकल नीचे गिर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पार्टिकल के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है कहीं भी तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे कुछ ना कुछ तो है वहां पे, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है कोई फोर्स की वजह से, तो वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, तो वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स है। तो वो फोर्स क्या हो सकता है, वहां पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स आ रहा है किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लेते हैं ये Q1 चार्ज हो गया मेरे पास, यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास Q अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, और सेकेंडली ये पॉइंट चार्ज, मतलब इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अगर टेस्ट चार्ज के पास से एक फोर्स लग रहा है इधर, वो कितने के बराबर फोर्स लगेगा, अभी जस्ट हम लोग बात किए, फोर्स बराबर 1/4 टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन, 4 पाई टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट Q1 Q डिवाइड बाय द, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं R डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेरा मान लेते हैं R डिस्टेंस है, तो इसका R स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो यहाँ पे जो चीज जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो सेकेंड चार्ज है वो क्या जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो हम लोग फोर्स जो अप्लाई हो गया यहाँ पे, तो फोर्स बराबर क्या बोल सकते हैं, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई टू द चार्ज के बराबर होगा, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पे वो मेरा क्या है, यहाँ पे ये Q है, यहाँ पे मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे मेरे पास ये Q है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E पुट कर दिए, जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे Q पुट कर दिए, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है कितने के बराबर हो जा रहा है, 1/4 पाई टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जा रहा है। और Q1 जो चार्ज है Q के बराबर, स्मॉलेस्ट जो चार्ज है Q के बराबर हो जा रहा है यहाँ पे, और फिर और नीचे जो डिस्टेंस है R के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग Q और Q को क्या कर देंगे, हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग E बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे Q डिवाइड बाई द 4 पाई टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द R स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज है यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो उसकी वजह से कोई R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, Q डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ द R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये R स्क्वायर है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, R स्क्वायर है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा क्या होने वाला, ये स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये क्या होगा मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम इसका डायरेक्शन नहीं बोल दे रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो अभी जस्ट निकाल दिया हम लोग, और इसका बोल दे रहे कि जो ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका डायरेक्शन भी हम बता पा रहे हैं, जो कि आउटवर्ड की ओर होगा यहाँ पे। तो आउटवर्ड की ओर होगा तो इसका मतलब कि क्या, इसका डायरेक्शन भी हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हो जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी हो जा रहा है। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि
इसके पास डायरेक्शन आ रहा है, डायरेक्शन आउटवर्ड की ओर आ रहा है। अब देखिए प्रयास करेंगे, जो फील्ड लाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू चार्जेस। तो यहां पे देखिए प्रयास करेंगे हम लोग, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मान लेते हैं मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। पॉजिटिव फील्ड में क्या होने वाला है? पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। और जो नेगेटिवली चार्ज एटम है, मैटर है, मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज हो गया, उसमें क्या होगा? जो फील्ड लाइन आने वाला है वो क्या होने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। तो नेगेटिव मतलब इनवर्ड आने वाला है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसको हम लोग एनालाइज करना है, अगर हम लोग समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेंगे, पॉजिटिव क्यू टेस्ट चार्ज लेंगे। पॉजिटिव क्यू जो टेस्ट चार्ज है, उसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, वही डायरेक्शन मेरा क्या कहलाएगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहलाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करने का प्रयास करें, हम लोग जो क्यू चार्ज था यहाँ पे था, इस क्यू चार्ज के जो नेगेटिव क्यू चार्ज है यहाँ पे, उसकी पे इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? आउटवर्ड की ओर लग रहा है। और जो नेगेटिव चार्ज अगर लेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज लेंगे, हम मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे अगर क्यू चार्ज होता है पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो अगर यहाँ पे हम फोर्स लेने के प्रयास करते हैं तो इसका फोर्स क्या लगता है? इसका फोर्स टूवर्ड द नेगेटिव एटम लगता है। यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा जो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है? मेरे पास इनवर्ड है, और यहाँ पे हम लोग जो भी फील्ड लाइन होगा, फील्ड लाइन के डायरेक्शन की ओर क्या मेरा लगेगा? ये फोर्स लगेगा। इसलिए जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड द बॉडी होता है। ये मान लेते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो इनवर्ड में क्या हो गया मेरे पास? वो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन हो गया। अब डायरेक्शन तो हमको मालूम चल गया। नेक्स्ट चीज, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगर दो पार्टिकल है मेरे पास, मान लेते हैं क्यू चार्ज और क्यू चार्ज, दो पार्टिकल है मेरे पास, मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव क्यू चार्ज है। मान लेते हैं ये मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये मेरे पास क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। अगर यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे पास, ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, तो हमको क्या करना है? क्वेश्चन है फाइंड द, ये मेरे मान लो ए पॉइंट है, मेरा बी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। तो क्वेश्चन मेरा बोलता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली, और ये मेरा क्या है? 60 डिग्री एंगल है मेरे पास, ये मेरा क्या है? मेरे पास 60 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? 60 डिग्री एंगल होगा। यहाँ पर भी मेरा 60 डिग्री एंगल है। तब सी पॉइंट पे हमको क्या करना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सी। तो एक पॉइंट तो हम लोग समझ गए कि ये चीज क्या है? मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इस सी पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? वेक्टरली हमको ऐड करना पड़ेगा। एक चीज तो और चीज हम लोग समझ चुके हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके वजह से क्या होता है? आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और नेगेटिव जो चार्ज होगा उसकी वजह से क्या होगा? इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड का चार्ज सेम है। तो इस पॉइंट पे, इसके वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? अभी जस्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग ड्राइव किए, जो कितने के बराबर होगा? 1/4
4 पाई टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एल के बराबर है, और जो चार्ज है यहाँ पे मेरे पास क्या के बराबर है, चार्ज हम लोग क्यू ले रहे हैं, जो टेस्ट चार्ज है मेरे पास, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग एल। तो यहाँ पे एल स्क्वायर क्या होगा, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया यहाँ पे, और इसका डायरेक्शन तो आपको तो जस्ट मालूम है, ये इतने के बराबर हो गया। तो मेरा क्या हो गया, इवन वेक्टर हो गया। इवन वेक्टर का वैल्यू किधर किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। अब सेकेंडली E2 वेक्टर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव मतलब कि इस डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग बस E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का प्रयास करेंगे। तो E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो जाएगा मेरे पास, 1/4 पाई टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द क्यू। यहाँ पर भी सेम ही अमाउंट ऑफ द चार्ज है, क्यू के बराबर है, और डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का वो भी मेरे पास क्या है, एल। तो एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये सेकेंड वेक्टर हो गया। तो मेरे पास दो वेक्टर हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, इसका अगर मैग्नीट्यूड E1 का मैग्नीट्यूड लेने का प्रयास करेंगे, ये मान लेते हैं m के बराबर है। तो E2 का भी मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, वो भी m के बराबर होगा। तो मान लेते हैं E भी ले सकते हैं हम लोग m के जगह पे। मान लेते हैं ये चीज मेरा क्या है E, तो ए भी चीज मेरा क्या होगा E। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि सेम ही चीज आने वाला है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है यहाँ पे। तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि दो वेक्टर है मेरे पास यहाँ पे, दो वेक्टर है मेरे पास यहाँ पे, जो कि इधर है E वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका E वेक्टर है, और सेकेंड वेक्टर किधर है मेरे पास, इस डायरेक्शन में है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका भी मैग्नीट्यूड E है, और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है। तो रिमेनिंग एंगल मेरे पास क्या आने वाला है, 120 डिग्री। तो एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है। तब जब दोनों वेक्टर सेम होता है तो उन दोनों के बीच में क्या आता है, रिजल्टेंट वेक्टर आता है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या के बराबर होता है, क्या के बराबर होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहलाता है, दो वेक्टर का ऐड करना है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर करना है हमको। तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ द E1 प्लस E2 वेक्टर, E1 का मैग्नीट्यूड प्लस E2 का मैग्नीट्यूड प्लस E1 2 टाइम्स ऑफ द E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द E1 E2 टाइम्स ऑफ द cos थीटा होने वाला है यहाँ पे मेरे पास। तो इसका मैग्नीट्यूड फर्स्ट फैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, सेकेंड फैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 टाइम्स ऑफ द E1 E2, और इन दोनों का E1 और E2 का जो एंगल का बीच का एंगल है उसका हम लोग क्या लेंगे, cos थीटा लेंगे यहाँ पे हम लोग। तो E1 मेरा क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड तो E के बराबर है, E मेरे पास क्या है, ये के बराबर मान लेते हैं। तो ये तो मेरा इसका मैग्नीट्यूड E के बराबर ही है, तो E का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर क्या के बराबर होगा, E का स्क्वायर के बराबर होगा यहाँ पर भी। प्लस 2 है यहाँ पे मेरे पास, E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका E का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। फिर cos यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाला है, cos 120 आने वाला है, इसका अंडर रूट करेंगे हम लोग, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर E1 और E2 वेक्टर। ये मेरा किधर कौन सा वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर को हम लोग E1 वेक्टर ले लिए, इस वेक्टर को क्या ले लिया हम लोग, E2 वेक्टर ले लिया। इन दोनों का हम लोग एडिशन जो होगा कितने के बराबर होने वाला, इतने के बराबर होने वाला। तो यहाँ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, E1 और E1 स्क्वायर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ द E स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, cos 120 का जो वैल्यू आता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है, -1/2 के बराबर होता है यहाँ पे। तो E स्क्वायर इसका वैल्यू -1/2, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -E स्क्वायर बचने वाला है, क्योंकि माइनस बाहर में आएगा तो सबको माइनस कर देगा यहाँ पे। तो E स्क्वायर -2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे मेरे पास आने वाला है, यहाँ पे मेरे पास cos 120 डिग्री, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का गलत हो रहा है, cos 120 डिग्री का वैल्यू मेरे पास आएगा
सही हो रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ई स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना है, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आने वाला, ई स्क्वायर 2 टाइम्स माइनस ई स्क्वायर आने वाला है। सबको सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या होगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ द ई स्क्वायर आने वाला है, जो कि कितने के बराबर होगा, जो कि केवल ई के बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, प्रयास करेंगे फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर दोनों को जोड़ेंगे, तो ये मान लेते हैं ई है, सेकेंड भी मेरे पास ई है, दोनों का बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट भी मेरे पास क्या के बराबर हो जा रहा है, ई के बराबर हो जा रहा है। इसका डायरेक्शन देखने का प्रयास करेंगे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के बीच में, मतलब कि ये एंगल कितना बने वाला है, 60 डिग्री के बराबर होगा। इसका वेक्टर किस ओर आएगा, इस ओर आने वाला है, जो कि इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, केवल ई के बराबर है। अब ई का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, जो कि कितने के बराबर है, q टाइम्स ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो ये तो मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टरली हम लोग ऐड कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग एनालाइज करके आराम से हम लोग दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज पर बात कर सकते हैं, वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वजह से जो वर्डन होता है वो कितने के बराबर होगा। तो वर्डन, नेक्स्ट चीज हम लोग बात करेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट स्टेज, तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे जो वर्डन होगा वो कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरा Q1 चार्ज पार्टिकल है, फर्स्ट चार्ज मैंने मान लेते हैं Q चार्ज है मेरे पास, और सेकेंड चार्ज को हम लोग, ये मेरा रेस्ट पे है, जो Q चार्ज है मेरा वो रेस्ट पे है। सेकेंडली हम टेस्ट चार्ज यहाँ पुट कर देते हैं, Q जो है मेरे पास वो टेस्ट चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मान लेते हैं R डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को हम मूव कराते हैं, क्या डिस्टेंस पे, मान लेते हैं dr डिस्टेंस पे मूव कराते हैं। तो इस स्थिति में r, मतलब इनिशियली r था, फाइनली जब मूव कराते हैं, फाइनली r से, r डिस्टेंस से फाइनली हम लोग क्या, कौन सा डिस्टेंस पे ले जाते हैं, मान लेते हैं फाइनली हम लोग यहाँ से फाइनली r डिस्टेंस पे जाते हैं इस पार्टिकल को। r मेरा क्या है, बिग r है यहाँ पे, ये तो स्मॉल r था, लेकिन बिग r को देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो बिग r मेरा क्या है, बहुत लार्ज डिस्टेंस जो कि r के बराबर। तो इनिशियली हम लोग पार्टिकल को यहाँ पुट किए, और यहाँ से हम लोग dr डिस्टेंस पे मूव करा पार्टिकल को, फिर हम लोग क्या किया, ऐसे मूव कराते कराते हम लोग क्या करके हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे, जब पार्टिकल dr डिस्टेंस मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, स्मॉल वर्डन आएगा, जिसको हम लोग dw बोल सकते हैं। dw बराबर क्या बोल सकते हैं, जो if r फोर्स लग रहा था एक r डिस्टेंस पे, उसको हम लोग क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, dr से, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, एक स्मॉल वर्डन निकल जाएगा इस पॉइंट पे। तो स्मॉल वर्डन मेरे पास कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करने का प्रयास करते हैं, तो dw का वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, पर वर्क फोर्स का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे तो फोर्स मेरे पास क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बस k हम लोग पुट कर देते हैं, k का वैल्यू मान लेते हैं, फिर k इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ द 4 पाई टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, 1/4 पाई टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट के बराबर k पुट कर दिए, फिर इसके बराबर q टाइम्स ऑफ द q स्मॉल q डिवाइड बाय द r स्क्वायर। तो ये मेरे क्या आ गया, dw वर्डन आ गया, इसको हम लोग क्या से डॉट प्रोडक्ट लिए हम लोग, dr से डॉट प्रोडक्ट लिए, तो ये मेरा क्या निकल वर्डन। तो यहाँ पर जो एंगल होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो मेरा क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, दोनों का क्या है, एक ही डायरेक्शन है। तो जो कॉस होगा वो 0 होगा, तो कॉस 0 मतलब कि 1 के बराबर होगा। तो हम लोग कॉस 0 कंसीडर नहीं करेंगे, बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिए फोर्स और द डिस्प्लेसमेंट का। तो मेरा क्या निकल गया, स्मॉल वर्डन निकल गया मेरे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से जाएंगे हम लोग। इनिशियल पॉइंट r है, फाइनल पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, बिग r हो गया। तो इनिशियल पॉइंट कहाँ पे मेरे पास स्मॉल r हो गया, फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बिग r हो गया। तो ये मेरे क्या देगा, नेट वर्डन देगा। तो यहाँ पे नेट वर्डन हम लोग पुट करते हैं, w बराबर
तो इसमें हम लोग क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो सारा कांस्टेंट को बाहर पुट कर देते हैं हम लोग। अंदर में क्या इंटीग्रेशन बचा, 1/r² बचा है मेरे पास यहाँ पे। तो ये स्मॉल r से बिग R तक हम लोग हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या के बराबर होगा, k स्मॉल q बिग Q टाइम्स ऑफ द r⁻² है, तो r⁻² -2 + 1 डिवाइड बाय द -2 + 1। अपर लिमिट मेरे पास क्या हो गया r, लोअर लिमिट मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास स्मॉल r हो गया। तो इस चीज को अगर लिखने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ही पुट कर देते हैं, KQ टाइम्स ऑफ द स्मॉल q, जो अपर लिमिट है उसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। इसको ऐड करेंगे तो क्या के बराबर होगा, -1 के बराबर, नीचे में -1 आ गया, -1 रहेगा यहाँ पे। डाउनवर्ड हम लोग पुट करने का प्रयास करेंगे तो इस -1 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरा कांस्टेंट है, -1 को बाहर निकाल दिया हम लोग। फिर यहाँ पे अपर लिमिट का वैल्यू पुट करने का प्रयास करेंगे तो वो मेरे पास क्या आ गया, 1/r आ गया। इस 1 को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, हम लोग बाहर हटा दिए यहाँ से, तो 1/r मेरा अपर लिमिट का वैल्यू हो गया। लोअर लिमिट का वैल्यू क्या के बराबर हो गया, r के बराबर। अब इसको अंदर डालते हैं -1 को, तो मेरे पास क्या आने वाला है कि q डिवाइड बाय द स्मॉल r माइनस बी आर के बराबर होगा। तो ये मेरा क्या होगा, वर्डन बाय द पार्टिकल व्हेन ब्रिंगिंग फ्रॉम द q पॉइंट टू द बी क्यू। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम, अगर पार्टिकल को स्मॉल क्यू छोटा सा डिस्टेंस r है, तो उसको हम लोग बड़ा सा क्यू r के बाद पर हम लोग छोड़ देते हैं, तो उसमें मेरा वर्डन क्या के बराबर होगा। तो वर्डन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल डिस्टेंस को मूव कराएंगे, तो इसमें मेरा क्या वर्डन आने वाला है, KQ टाइम्स ऑफ द r² टाइम्स ऑफ द dr। यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे तो वर्डन मेरे पास क्या आने वाला है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लिए, फिर हम लोग इंटीग्रेट किए स्मॉल r बिग r, तो मेरा क्या निकल गया, ये वर्डन निकल गया। तो वर्डन का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे, तो वर्डन बाय बराबर क्या के बराबर हो गया, k टाइम्स ऑफ द q टाइम्स ऑफ द q डिवाइड बाय द 1 बाय स्मॉल r माइनस क्या हो गया, डिवाइड बाय कुछ नहीं होगा, 1/r के बराबर हो गया। ये बात समझ में आ गया। तो ये फोर्स कौन सा हुआ, इस फोर्स की वजह से पार्टिकल को ब्रिंग किए r डिस्टेंस से बिग r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस से बिग r डिस्टेंस पे। तो ये क्या हुआ, ये वर्डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या किया, r डिस्टेंस से बिग r डिस्टेंस पे ले गया, तो वो वर्डन क्या हो गया, इतने के बराबर हो गया। अगर पार्टिकल को r डिस्टेंस से r इक्वल टू, मेरा मान लेते हैं इफ r बिकम इनफाइनाइट, मान लेते हैं r क्या हो गया, इनफाइनाइट पे पहुंच गया, तब वर्डन मेरे पास क्या हो जाएगा, तब उस स्थिति में वर्डन बराबर लिख सकते हैं, वर्डन बराबर Q डिवाइड बाय द, ये r का वैल्यू नीचे में पुट कर देते हैं इनफाइनाइट के बराबर। तो कोई भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड कर देंगे तो वो 0 बन जाता है। तो इस चीज को हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। इसके बराबर क्या आने वाला है मेरे पास, Q डिवाइड बाय द केवल r आने वाला है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये वर्डन हो गया जब पार्टिकल को हम लोग यहाँ से वहां पे ले गए। अब नेक्स्ट चीज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक पॉइंट हम देखने का प्रयास करेंगे, अगर फोर्स मेरा कंजर्वेटिव है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव वर्डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क
डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू change in पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, बस पॉजिटिव या पोटेंशियल एनर्जी बस बोल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो गया, क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्डन कर रहा है तो वो कितने के बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अगर पार्टिकल को हम लोग, ये क्यू पार्टिकल था, ये स्मॉल क्यू पार्टिकल था, ये पार्टिकल रेस्ट पे था, इस पार्टिकल को हम लोग मूव करा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल क्यू से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करा रहे हैं, मतलब आर डिस्टेंस से, नेचुरली मेरे पास आर डिस्टेंस था, आर डिस्टेंस से फाइनली इसको बहुत दूर पे ले जा रहे हैं हम लोग। तो उस स्थिति में हम लोग जस्ट बात किए, जो वर्डन हो रहा था तो कितने के बराबर था, के क्यू टाइम्स ऑफ द आर के बराबर था। तो यहाँ पे वर्डन जो था पार्टिकल को इधर से उधर ब्रिंग करने में, वो कितने के बराबर था, वो के बिग क्यू टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू टाइम्स ऑफ द आर के बराबर है। तो ये तो बात समझ में है कि पार्टिकल को इधर से इनफाइनाइट ले जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इतना अमाउंट ऑफ द वर्डन हो रहा है। इफ वी ब्रिंग पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर डिस्टेंस, तो अगर हम लोग पार्टिकल को ब्रिंग करते हैं, मतलब लाते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से आर डिस्टेंस में, तब उस स्थिति में क्या वर्डन होगा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि इधर तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो इसलिए वर्डन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, वर्डन नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स मेरा इस ओर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट किस ओर हो रहा है, इस ओर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस ओर हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इस ओर हो रहा है। तो वर्डन मेरे पास क्या आएगा, वर्डन मेरे पास आने वाला है माइनस के क्यू टाइम्स ऑफ द के क्यू टाइम्स ऑफ द आर, सेम अमाउंट ऑफ द वर्डन होगा, अमाउंट सेम होगा, लेकिन ये चीज नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स क्या है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। ये फोर्स इधर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था। इस कंडीशन में जब हम पार्टिकल को क्या इनफाइनाइट से क्या कहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग, क्यू डिस्टेंस पे पुट कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या है, नेगेटिव वर्डन हो रहा है। तो हम लोग जस्ट बात किए यहाँ पे नेगेटिव वर्डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग मान लेते हैं जो डेल्टा यू है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आने वाला है, नेगेटिव वर्डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो नेगेटिव वर्डन कितना है मेरे पास यहाँ पे, माइनस डब्ल्यू, तो इसका हम लोग माइनस डब्ल्यू लेंगे, हम लोग माइनस क्यू टाइम्स ऑफ द माइनस के क्यू टाइम्स ऑफ द आर। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा कितने के बराबर होगा मेरे पास, अगर पार्टिकल को मूव करा रहे हैं कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट टू द डिस्टेंस, तो वहां पे मेरे पास क्या होगा, वो के क्यू स्मॉल क्यू बाई द आर के बराबर होगा। तो कोई बंदा बोलता है कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर है, के क्यू टाइम्स ऑफ द आर के बराबर है। इसका मतलब क्या, वो रेफरेंस पॉइंट मतलब कि जीरो एनर्जी इक्वल टू जीरो, वो कहाँ पे ले रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले रहा है। एट डिस्टेंस
डिस्टेंस जब मेरा इन्फिनाइट है उस डिस्टेंस पे क्या लेंगे हम लोग, एनर्जी जब जीरो लेंगे तब उसके रेफरेंस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसके रेफरेंस में बोलेंगे क्या, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितने के बराबर है, के क्यू टाइम्स ऑफ द आर के बराबर है, वो डेल्टा यू के बराबर बोल सकते हैं हम लोग। तो ये डेल्टा यू के बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो एक क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड। एक क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, फाइंड द एनर्जी, फाइंड द एनर्जी required to bring electron and proton from infinite distance to find the energy required to bring the electron and proton from infinite distance to 1 meter। मतलब कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये मान लेते हैं प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन हो गया प्रोटॉन हो गया, इनिशियली क्या था, ये दोनों का दोनों पार्टिकल इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था, इसको रेस्ट पे कर देंगे चाहे इसको रेस्ट पे कर देते हैं, कोई पार्टिकल को इन्फिनाइट पे भेज देते हैं। मान लेते हैं हम लोग ये प्रोटॉन है मेरे पास यहाँ पे, प्रोटॉन को हम लोग रेस्ट पे रख देते हैं और इसको इन्फिनाइट से हम लोग ब्रिंग कर रहे हैं, इन्फिनाइट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिंग कर रहे हैं पर्टिकुलरली वन डिस्टेंस पे, आर इक्वल टू 1 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे वर्डन कितने के बराबर होगा, तो वर्डन बराबर जस्ट हम बात किए कि वर्डन क्या होगा, नेगेटिव वर्डन होगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मेरे पास, पॉजिटिव होगा। तो वर्डन बराबर क्या होगा, वर्डन बाई वर्डन बाई तो पहला चीज तो है वर्डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो नेगेटिव वर्डन करेगा। मान लेते हैं एक्सटर्नल एजेंट है जो फोर्स लगा रहा है इस तरह से, वो कितना वर्डन करेगा उसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे, मान लेते हैं एफ है, वो क्या कर रहा है, इधर अप्लाई कर रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, वर्डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी नेगेटिव, बट एक्सटर्नल एजेंट अगर वर्क करता, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर हम लोग एक्सटर्नल एजेंट ले रहे हैं तो वो क्या क्या वर्डन करेगा, वो तो पॉजिटिव ही वर्डन करने वाला है, जिसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए कि क्यू क्यू डिवाइड बाय द आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे वर्डन बाय द क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी नेगेटिव, जो कितने के बराबर होगा, माइनस के क्यू क्यू बाय द आर। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वर्डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या होगा, उतने उसको अगर वो अगर पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर एक्सटर्नल वर्क अगर पूछता है तो उसको हम लोग उसको एक्सटर्नल एजेंट पूछता है तो उसके बराबर क्या बराबर होगा, के क्यू टाइम्स ऑफ द आर के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट इस और फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। तो ये फोर्स वर्डन क्या होगा, वर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट बराबर क्या बराबर होगा, इतने बराबर होगा, और वर्डन बाय द
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, इधर फोर्स लगा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट ऐड कर दे रहे हैं कि वर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। इफ work is done by external agent, external agent, एक स्टेटमेंट हम लोग को ऐड करना होगा यहाँ पर। तो एक्सटर्नल एजेंट कौन सा हो गया, इतने थ्रू वर्क करेगा। तो यहाँ पे के का वैल्यू कितने का बराबर हो गया, 9 × 10⁻⁻9 के बराबर हो गया। क्यू का वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर हो गया, यहाँ पे क्यू का वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ द क्यू और क्यू दोनों का चार्ज एक ही होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। डिस्टेंस मेरे पास क्या है, 1 स्क्वायर के बराबर है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम और चीज़ के बारे में बात करेंगे।